सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। सो गाइज, आज हम जो हमारा चैप्टर है लाइट, चैप्टर 10 फिजिक्स क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है, उस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूं। ठीक है, ज्यादा नहीं, टोटल 15 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गाइस टोटल 10 साल का पेपर का रिसर्च किया है। बोर्ड एग्जाम में जो 10 साल से जो क्वेश्चंस आ रहे थे इस चैप्टर से, मैंने उनका रिसर्च किया और आफ्टर दैट मेरा रिसर्च और थोड़ी बहुत मेरी एक्सपीरियंस से मैंने टोटल इस चैप्टर से 15 ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं जिनका इस साल एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 80% से ऊपर है। आप कहोगे कि सर इतना श्योर से कैसे बोल सकते हो? यार बोल सकता हूँ, कैसे बोल सकता हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो गाइज, ये जो वीडियो है स्पेशली 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होने को है उसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि इसमें काफ़ी से लॉकडाउन की वजह से हमारे बच्चे काफ़ी पढ़ नहीं पाए हैं, है ना, स्कूल्स खुले नहीं, क्लासेस लगी नहीं, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है गाइज। हम है ना, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटी कंटेंट जो बाकी लोग पेड में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी प्रैक्टिस करा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले हम आपको रिविजन्स वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हमारा फिजिक्स का 5 चैप्टर जो हैं उसका वीडियो अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, फिजिक्स 1 शॉट एग्जाम रिवीजन 2021 पे। ठीक है, पूरी 5 चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन वीडियो अपलोड हो चुका है। अब हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं हर चैप्टर से। ठीक है, और उसके बाद गाइज जब मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज खत्म हो जाएगी तब हम आपके लिए मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQs हम लेकर आएंगे चैप्टर वाइज में। तो बस आपको हमारे साथ बने रहना है, हमें वीडियो को लाइक करते रहना है और शेयर करते रहना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं आपको ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहूँगा अपने YouTube चैनल पे। सो गाइज, लेट नहीं करते हैं, जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ कि ये जो मैं 15 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये बस यही पढ़ना है, इसी से रिलेटेड टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। कैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी 2 मिनट रुको, आपको क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ऑल का बटन जरूर दबा लेना, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। उन्हें भी बताओ यार यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, पैसे देके पढ़ रहे हो, है ना। चलो आ जाओ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो बच्चों, चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और वो भी जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। बोर्ड एग्जाम 2020 और 21 के लिए स्पेशली ये वीडियो है। ठीक है, अगर आपको हमारे PDFs वगैरह चाहिए आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.edogron.in से, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अगली चीज़ गाइस, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। अगर आप बाय डिफॉल्ट, वैसे मेरे बच्चे तो भूलते नहीं है ना, मैं पढ़ाया और कैसे भूल जाएंगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। ठीक है, नहीं तो टीचर कितना भी अच्छा हो यार, आप नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। सो अपन स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊं, कराऊं प्रैक्टिस, उससे पहले इस चैप्टर में कितने सारे फॉर्मूलेज थे उस फॉर्मूले को जरा हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम इस चैप्टर के 15 जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गाइज, मेरा एक नारा है, जल्दी से बोलो, ये हम है, ये मेरा चैप्टर है। हम यानी तुमको भी बोलना है, ये हम है, ये मेरा चैप्टर है, ये मेरी मार्कशीट है, और ये मेरी माँ है। तो गाइज, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ दिन बाद आपके साथ ऐसा ही होने वाला है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो इस बच्चे के साथ इसकी माँ क्या कर रही है। अरे माँ ही है ना यार इसकी, अबे यार ये इसकी माँ नहीं, इसका बाप। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हम आपको बचा लेंगे। ठीक है, बस आप हमारी बात मानते जाओ, हम जैसे बता रहे हैं वैसे पढ़ते जाओ, आपको ऐसा जो अभी दिखा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले बच्चों ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, मिरर का या लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, अपैरेटस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज r/2 और ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना। अगली इंपॉर्टेंट चीजें गाइज कि अगर ऑब्जेक्ट जनरली कॉनकेव मिरर के लिए, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट को अगर यहां रखेंगे तो इमेज का पोजीशन कहां बनेगा, इमेज की साइज क्या होगी, रियल इन्वर्टेड होगा कि कैसा होगा, ये सब चीजें भैया एकदम अच्छे से ये ग्राफ को देख लो और रट लो, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से। अगली चीज बच्चे लोग, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज याद रखना क्या होता है। रियल इमेज यानी जो फ्रंट ऑफ मिरर बने और वर्चुअल यानी जो पीछे बनता है प्लेन मिरर में। अब यहाँ देखोगे ये इमेज फॉर्म्ड इन अ सिनेमा स्क्रीन एंड द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनते हैं वो हमेशा रियल इमेज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्चुअल इमेज आपका कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर जो होता है उसमें वर्चुअल इमेज बनता है। कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जहां पे ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पे रहता है जिसकी वजह से आपका वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी हर जगह कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनता है। तीसरी चीज ये याद रखना है। अगला बच्चों साइन कन्वेंशन कि ऑब्जेक्ट आपका इमेज और ऑब्जेक्ट राइट लेफ्ट में रहता है तो किस तरीके से साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, ठीक है। साइन लैंग्वेज एकदम अच्छी तरीके से याद रखना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर के, ठीक है, लेफ्ट में हो, लेफ्ट में रखा हो, इधर तरफ रखा हो, ठीक है, इधर तरफ रखा हो तो प्लस में लेंगे और इधर रखा हो तो माइनस में लेंगे। ऑब्जेक्ट या इमेज दोनों में से, दोनों का लेंथ बता रहे, अगर वो मिरर से लेफ्ट साइड में हो तो पॉजिटिव लेना और राइट साइड में हो तो नेगेटिव लेना, ठीक है। उल्टा तो नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं एकदम सही बोल रहा हूं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद बच्चों इसमें अगर आपका हाइट अगर आप लेते हो, हाइट लेते हो तो हाइट अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हाइट है, कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट अगर ऊपर रखी हुई है तो प्लस में, और इन्वर्टेड है यानी नीचे की ओर है प्रिंसिपल एक्सिस से तो माइनस लेके चलना है, ओके। अगला है बच्चों मिरर फॉर्मूला और मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। देखो ध्यान से, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, वेयर v एंड u क्या है, v है इमेज का डिस्टेंस और u होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। याद रखना f इज द फोकल लेंथ, ठीक है। और इसका साइन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस v किस पे डिपेंड करता है, वो मिरर के लेफ्ट में है कि राइट में है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, याद रखना वर्ड पे इमेज का, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आपने जो रखा है ऑब्जेक्ट और उससे जो इमेज बन रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज को h डैश से लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को h1 h2 भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट बता देना कि h1 क्या है h2 क्या है, ठीक है। तो इसको भी, इसका भी साइन ध्यान रखना, एक्सिस के ऊपर है तो प्लस, एक्सिस के नीचे हैं तो माइनस, ठीक है। एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। v क्या है, u क्या है, याद आया, अभी जस्ट बताया मैंने, ठीक है। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। u पहले आता है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। v बाद में आता है तो ऑब्जेक्ट रखोगे तब तो इमेज बनेगा ना, तो इमेज का डिस्टेंस माइनस में होता है मिरर में। और यही बच्चों अगर हम किसकी बात कर लें, यही अगर हम लेंस की बात कर लें, जब हम लेंस पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो देखो लेंस का बात करें तो लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाता है, ठीक है। लेंस में माइनस साइन आ जाता है। वैसे ही मैग्निफिकेशन की बात करें तो यहाँ भी हाइट के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो होता ही होता है। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, v अपॉन u, है ना। अगर आप मिरर के लिए मैग्निफिकेशन निकालोगे तो माइनस v अपॉन u रखना, लेंस के लिए निकालोगे तो सिंपल v अपॉन u। u पहले आता है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v बाद में आता है अल्फाबेट सीरीज में तो इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अगला पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर,
ठीक है, याद रखना ये सब चीजें। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भी पार्ट में बता देता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन याद रखना, स्नेल लॉ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेयर कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जब भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो किसी सेकेंड ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट अपॉन 2 लाइक दिस, ओके। तो ये सब चीजें याद रखना। चलिए 10 मिनट तो हो गया हमारा बर्बाद, अब अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया इस चैप्टर से, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को रिवाइज करते हुए बच्चों हम काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज 2 रेज of light which are so chosen that it is easy to determine their direction after reflection from the mirror, okay। एक और ओके बच्चों, चैप्टर अभी स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे ये देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 10th फिजिक्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, 2010 से लेकर 2019 तक जो प्रीवियस ईयर जो पेपर सीबीएसई का आया है उसमें लाइट चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ये पूरा पीडीएफ उसी के क्वेश्चंस का है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें से मैंने 15 क्वेश्चंस को चूज किया है गाइस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस होकर आपको बता रहा था। टोटल 40 पेज का, देखो यहाँ पे नीचे में 40 पेज का ये पूरा पीडीएफ है। अगर आप चाहते हो ये पीडीएफ लेना तो आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट को विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या eduground.in लिखकर भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ लाइट एंड रिफ्लेक्शन से 10 साल का पेपर, मैंने 10 साल के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे उनकी पूरी लिस्ट है, ठीक है, पूरी लिस्ट। और इनको काफी रिसर्च करने के बाद इनमें से मैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ओके। सो चलिए मैंने बता दिया, अब उसमें से कौन से 15 क्वेश्चन जो मुझे विश्वास है कि यार आना ही आना है, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से बच्चों इस क्वेश्चन को देखो और समझने की कोशिश करो। अरे भाई ये इमोजी क्यों लगा दिए, कंफ्यूजन देख के घबराना? अरे भाई हमारे बच्चे नहीं घबराते हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं घबराते हैं, है ना, बिल्कुल नहीं। क्यों लगा दिया इमेजी भाई, है ना, सब कर लेंगे, जल्दी करो, जल्दी से करो, ये क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी, एकदम फास्ट में होना चाहिए बच्चों, एकदम रुकना नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ो और इसका सॉल्यूशन बताओ मेरे को जल्दी से। चलो क्या कह रहा है, टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम, एक रे डायग्राम आपको कंस्ट्रक्ट करना है। वी यूज 2 रेज ऑफ लाइट विच आर सो चूजन दैट इज इजी टू डिटरमाइन देयर डायरेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसके डायरेक्शन को इजीली डिटरमाइन करें, ऐसे 2 रेज को चूज करना है। चूज दिस 2 रेज एंड स्टेट द पाथ ऑफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद उसका पाथ किधर की ओर जा रहा है, कॉनकेव मिरर से, किससे, कॉनकेव मिरर पे करना है। यूज दिस 2 रेज टू फाइंड द नेचर, इस दो रेज हैं उस रेज की हेल्प से आपको आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके नेचर, उसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ, पोजीशन ऑफ इमेज कैसा होगा, ठीक है, नेचर कैसा होगा, ये सब आपको बताना है। एक चीज यहाँ हिंट दे दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो ये तो दे दिया है आपको, तो ये रहा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। कैसे क्या है भाई, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर लेना है बच्चों। कॉनकेव मिरर लेने के बाद आपको अपनी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ रखना है, 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखना है, और उस लेंस का फोकल लेंथ है 10। अगर उस लेंस का फोकल, अब समझो कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा, है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा, इसको कैसे समझें, फोकल लेंथ से समझते हैं। मिरर का फोकल लेंथ, तो लिख लो सबसे पहले आंसर, है ना, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना है, 10 सेंटीमीटर लिख लो। अगर मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका डबल, है ना, तो देन सेंटर ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, 20 सेंटीमीटर। यही होता है ना, जो फोकल लेंथ रहता है उसका डबल। अगर भूल गए हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, ये मिरर बना दूं, ये हो गया हमारा पोल, ये होता है हमारा फोकस, और ये होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसका डबल होता है ये डिस्टेंस,
है ना, क्योंकि मिरर तो इसी आर्क से बनता है ना, सी पे बनता है, सी इज लाइक रेडियस टाइप का सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। चलो इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया। तो हमको क्या समझ में आ गया बच्चों यहाँ पे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो अगर ये फोकल लेंथ है बच्चों, अगर ये 10 सेंटीमीटर ये फोकल लेंथ है और ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ऑब्जेक्ट को रखना है 15, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? Object is in between F and C. So object is placed at 15 centimeter, that is in between F and C. F and C के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। लो मिल गया हिंट। When the object is between F and C, अगर आप F और C पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज कैसा बनता है? इमेज रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। इट इज फॉर्म बियॉन्ड सी, सी के बाहर आपका बनता है हमारा क्या? इसका इमेज। कैसे पता? ये तो आपको पता याद करना होगा जो टेबल मैंने आपको बताया कि एफ और सी के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनेगा? सी के बाहर, बियॉन्ड द सी बनेगा। और साथ ही साथ इमेज कॉन्केव मिरर है तो रियल इमेज बनेगा, है ना, रियल इमेज। और इन्वर्टेड क्योंकि भाई उल्टा जाहिर सी बात है, और मैग्नीफाइड देखो जितना पास ले जाओगे उतना बड़ा इमेज बनता जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को पहला चीज तो आपको इतना सब चीजें बता देना है ताकि जो चेक करना है कॉपी उसको अच्छा लगे। उसके बाद क्या लिखना है? अब आपको रे के बाद रेज का 2 रेज लेने थे, 2 रे की हेल्प से आपको बताना था क्वेश्चन को। तो ये मैंने 2 रेज ले लिया, ठीक है, 2 रेज ले लिया और ये बनाना मैंने चालू कर दिया लाइक दिस। व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमें पता है ये चीज कि जब भी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तो वो कॉन्केव मिरर के वो कहाँ से वापस जाएगी? वो प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से जाएगी। तो ये बंदे ने क्या किया? ये अपना एफ एंड सी के बीच में रखा ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली एक इंसिडेंट लाइट डाला, किस पे? कॉन्केव मिरर पे डाला। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी बच्चों? फोकस से जाएगी। तो इसको भेज दिया इसने फोकस से, ये रहा फोकस से भेज दिया और ये दे दिया डायरेक्शन। दूसरा, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। अब इसी का अपोजिट, अब दूसरा रे कैसे भेजें? दूसरा रे मुझे कर्वेचर से भेजना है तो डायरेक्ट तो हम इधर कर्वेचर पे भेज नहीं सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे? हम एक ऐसा एंगल लेंगे कि उसका बैक हैंड सी पे होना चाहिए। तो मैंने स्केल सेट किया और इसको इस तरीके से मैंने रेस को ऊपर की ओर भेजा, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वापस ऐसे आया और सेम टू सेम ये कर्वेचर से गया और ये दोनों जाकर बच्चे दोनों जाकर एक पॉइंट पे मिल गए और उस पॉइंट पे ही हमारा बना इमेज। और आप देखोगे इमेज जो बन रहा है कहाँ? सी के बियॉन्ड। क्लियर है? तो इस तरीके से इसके कंस्ट्रक्शन को और इसके फिगर को लिखना है और समझना है। सो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे रे डायग्राम वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जनरली मैंने 1-2 टाइप का लिया है क्योंकि मुझे लगा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी इस तरीके से बनाना है। इसका अप्रोच समझो, देखो सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है ना, सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बट जो अप्रोच मैंने लगाया, कैसे मैंने पहचाना कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा है। फोकल लेंथ दिया है 10, फोकल लेंथ का डबल होता है कर्वेचर, तो 10 पे फोकल लेंथ है और 20 पे कर्वेचर है, 15 पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो एफ एंड सी के बीच में ही आएगा, जाहिर सी बात है ना। तो एफ एंड सी के बीच में अगर कोई आएगा तो उसका इमेज, अब कॉन्केव मिरर है तो याद रखो कॉन्केव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगा, है ना। उसके बाद आप जब ड्राइंग करके देखोगे तो देखोगे कहाँ बन रहा है इमेज? सी के बाहर। ऑटोमेटिक ड्राइंग करोगे अच्छे से तो मिल जाएगा आपको, है ना। सी के बाहर तो लिख देना कि बियॉन्ड द सी आपका इमेज बन रहा है और आप देखोगे इमेज आपका बड़ा भी है ना। बस काम खत्म। बस ड्राइंग के साथ आप अप्रोच, इस तरीके से अप्रोच लेकर आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे इमेजेस को कॉन्केव मिरर का कॉन्वेक्स पे भी आ सकता है, लाइक दैट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, देखो इसको। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई द सन अपीयर रेडिश एट द सनराइज एंड द सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो हमारा सन, जो हमारा स्काई है, ठीक, या फिर सन जो है उसके आसपास का स्काई जो है या फिर सन जो है वो रेडिश कलर का क्यों दिखने लगता है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 10 साल के पेपर में अगर ये क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, मैं आपको वो PDF प्रोवाइड करूंगा, खुद ही चेक कर लेना, तो मुश्किल 10 साल के पेपर में कम से कम 6 से 7 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है।
है ना, घुमा घुमा कर। कैसे? एक तो यही सिंपल लिख दिया है कि लेबल डायग्राम बनाओ कि एक्सप्लेन व्हाई द सन अपीयर रेडिश एट सनराइज और सनसेट। ये इसी में एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि सनराइज और सनसेट की वजह से एटमॉस्फेरिक मतलब एंगल क्या, कितने देर पहले, है ना, एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में सन उगा नहीं रहता है फिर भी हमें उगा हुआ सन राइज दिखता है, सनसेट हो जाता है फिर भी हमको सन दिखता है ना। तो ये 2 मिनट का अंतर रहता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। तो इस तरीके से घुमा घुमा के इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? कभी पूछ देगा कि सनराइज और सनसेट के समय सन क्यों रेडिश कलर का हो जाता है, फिर कभी पूछता है सनशाइन और सनसेट के समय पे आसपास का जो स्काई है वो रेड क्यों हो जाता है ना। तो सबका मीनिंग एक ही है, इस तरीके इसको ही अप्रोच लेकर करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्या चीजें लिखना है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कुछ लाइंस लिखनी है और ये फिगर बना देना है, ठीक है। ये फिगर बना देना है एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में आंसर लिखना क्या है। ये आंसर में आपको ये लिखना है कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे, ठीक है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन जो होता है हॉरिजन पे होता है। ये देखो हॉरिजन, हॉरिजन यानी आपके हॉरिजेंटल, ये यहाँ पे होता है, सबसे दूर डिस्टेंस होता है। द सनलाइट हैज टू ट्रेवल द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो ये हॉरिजन पे जब सन हमारा रहता है तो ये काफ़ी दूर, हॉरिजन माना जाता है हमसे सबसे दूरी डिस्टेंस है। इस टाइम पे सन हमारा हॉरिजन पे जब रहता है तब सन बहुत दूर रहता है, ठीक है। मान लो सनसेट के समय पे देखो या सन राइज के समय पे देखो। क्लियर है? हमारा दूर होने की वजह से ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी ऑफ सनलाइट मोस्ट ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ लाइक ब्लू कलर प्रेजेंट इन इट इज स्केटर्ड आउट एंड अवे फ्रॉम अवर लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अपनी जो साइट है, अपनी लाइन ऑफ साइट है, उससे दूर चला रिफ्लेक्ट आ ही नहीं पाता है बिकॉज उनकी वेवलेंथ कम होती है। सिर्फ एक ही ऐसा कलर होता है गाइस जिसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है, और वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो कम डेविएट होता है, ठीक है। और वो कलर कौन सा है? रेड कलर। यस, तो रेड कलर दूर होने के बाद भी मैक्सिमम जो लाइट्स हैं उनकी वेवलेंथ कम होने की वजह से वो इधर उधर हो जाती है, बट जो रेड कलर है वो हमारे आँख तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से सन उस सनसेट और उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रेड कलर का ही दिखता है। क्लियर है? तो ये पूरी लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, अच्छे से पढ़ लेना, इसका स्नैपशॉट ले लेना और इस तरीके से थोड़ा सा इस इमेज को और एडिट करके आप बना लेना। क्लियर है? और ये जो फिगर है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ दिया था, क्यों सन हमारा एक्चुअल में सन राइज नहीं हुआ रहता है फिर भी हमको सन दिख जाता है ना। तो ये अगर हॉरिजन है तो ये देखो सन अभी तक नीचे है, तो अभी तक सन हमको दिख नहीं रहा है बट हमको दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है। अभी जब सन की जब लाइट आती है वो क्या होती है, इस तरीके से बैंड होते होते हमारे आंखों तक पहुंचती है। तो उसके और अपने जो आखिरी बैंड वाली लाइट है उसका एंगल देखोगे तो लाइक दिस, तो ये 2 मिनट पहले का होता है। 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखने लगता है ना। और यहीं अपोजिट में देखोगे तो 2 मिनट सनराइज हो जाता है बट 2 मिनट बाद तक भी हमको सन दिखता रहता है। तो ये दोनों क्वेश्चन कंबाइन करके मैं आपको बताया हूं, तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड मार्क एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन and the lateral shift suffered by the ray of light while passing through the slab। पहला पार्ट तो आपको क्या करना है, आप एक स्लैब लेना है, उस स्लैब में आपको लाइट भेजनी है और उसके अंदर जो भी रिफ्रैक्शन इफेक्ट हो रहा है और लाइट कितनी डेविएट हो रही है, क्या है इंसिडेंट एंगल, क्या है रिफ्लेक्शन एंगल, ये हर एक चीज आपको फिगर में बता देना है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, ध्यान में देखना, जब ये तो मैं यही कर दूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहा है, लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास में जब जा रही है लाइट तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बता रहा है, 3/2, ठीक है। एयर से ग्लास में जा रहा है, मतलब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का पूछ रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अब पूछ रहा है फाइंड द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या होगा, इसी का उल्टा यार, 2/3 हो गया आंसर आपका बी वाला पार्ट का, है ना।
अब पार्ट 1 का आंसर कैसा दिखेगा ये एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से ड्राइंग बनाना है। तो इस तरीके से ड्राइंग बनाना है आपको, है ना। आपको ऐसा एक ग्लास स्लैब लेना है, इंसिडेंट लाइट डालनी है, नॉर्मल है। तो जब रेयर से कोई चीज रेयर से डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये जाता है एंगल रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से, तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है, फाइनल जो लाइट निकलती है फिर डेंसर से रेयर में जब लाइट आती है और इसका ओरिजिनल दोनों के बीच के रे का डिस्टेंस को ही लेटरल शिफ्ट कहते हैं, है ना। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, इतना सारी चीजें मेंशन करना होगा गाइस, तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 ये है, देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो जो डिस्पर्सन इफेक्ट दिखता है जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम्स दिखते हैं अलग अलग कलर के, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। हाउ डिड न्यूटन शो दैट व्हाइट लाइट टू सन कंटेन 7 कलर यूजिंग 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म। याद आया न्यूटन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने पहले एक ग्लास प्रिज्म लिया था, उसमें व्हाइट लाइट डाला तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो 7 कलर दिख रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक उल्टा प्रिज्म रख दिया और फिर ये सारे कलर्स को डाला। उन्होंने क्या सोचा कि ये जो कलर्स हैं वो और सेपरेट हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, जो रिजल्ट निकला वो व्हाइट लाइट ही निकला, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरीके से लिखना है आपको इस क्वेश्चन में। आगे कह रहा है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ लाइट व्हेन 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म आर अरेंज्ड टुगेदर इन इन्वर्टेड पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑब्लिकली फ्रॉम वन ऑफ द फोकस ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया न्यूटन के इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आपको डिस्कस करना है। तो कैसे डिस्कस करना है, क्या होगा इसका आंसर, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों, ठीक है, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या क्या लिखा गया है, व्हेन लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइट ऑफ 7 कलर। ऐसे बना बना कर क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, तब मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बच्चे जितना ज्यादा आप लिखोगे, है ना, जितना ज्यादा लिखोगे, पहली चीज तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। पहले मेरी बात को गांठ बांध लो, एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना, ट्रस्ट मी गाइज। भले आप बहाने आपके पास बहुत रहते हैं, सर टाइम नहीं बचा, ये कुछ नहीं, ठीक है। क्यों टाइम नहीं बचा, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा लिख दिए हो, भावनाओं में बह गए आप, एक्स्ट्रा लिख दिए उस क्वेश्चन को। नहीं, ऐसा लिखना है, इतना लिखना है कि आपके हर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और ऐसा नहीं आधे घंटे पहले, पूरा का पूरा 3 घंटे लगने चाहिए पूरे पेपर सॉल्व करने में। 1 मिनट कम नहीं, 1 मिनट ज़्यादा जरूर हो जाए, बट 3 घंटे से कम ही पेपर खत्म नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको बोर्ड का पेपर लिख कर आना है, नहीं तो अपना 9th 10th की तरह लिख कर आओगे ना, 9th 8th क्लास की तरह बच्चों जैसे लिख कर आओगे ना, फेल हो जाओगे, ठीक है। बुरा लग रहा होगा बट रियलिटी है। पूरा अच्छे से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है यार। क्वेश्चन छोड़ दोगे तो जो 1 आध नंबर गलती से मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा, क्या पता 1 नंबर से फेल हो रहे हो, है ना। तो इसलिए हर क्वेश्चन को करोगे, टीचर झक मार के नंबर देगा आपको, झक। मैं भी टीचर हूँ ना, मैं भी कॉपी चेक करता हूँ यार बच्चों का, है ना। वो थोड़ा सा भी लिख देते हैं कुछ क्वेश्चन को तो नंबर मजबूरी में देना पड़ जाता है ना। तो समझना इस चीज को। चलिए, तो क्या लिखा है कि व्हाइट लाइट मिक्सचर है 7 कलर्स का, जिसमें भैया देखो क्या किया बंदे ने, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए कलर्स के नाम भी लिख के टाइम पास किया उसने, 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख लिया, है ना। बताया दिस डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ कलर ऑफ लाइट और द वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। फिर लिखा है बंदे ने अगला लाइन, व्हेन व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर फॉल ऑन द ग्लास प्रिज्म ईच कलर इन इट रिफ्लेक्टेड बाय द डिफरेंट एंगल बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। ये सब कहानी लिख देना। द रेड लाइट बेंड्स लीस्ट बिकॉज ऑन व्हाइट और वॉयलेट वाइल वॉयलेट बेंड्स मोस्ट बिकॉज ऑफ वेवलेंथ, बिकॉज ये भी लिख देना, बिकॉज रेड लाइट हैव हायर वेवलेंथ सो इट कैन बी डिफ्लेक्टेड लीस्ट एंड द वॉयलेट हैव लो वेवलेंथ सो इट कैन बैंड्स मोस्ट, ठीक है। इस तरीके से नाउ न्यूटन का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना, पूरा लिखना कि व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म अ बैंड ऑफ 7 कलर इज फॉर्म्ड ऑन अ व्हाइट स्क्रीन, दिस बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। नाउ न्यूटन शोड दैट द 7 कलर लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइंड टू गिव अ बैक व्हाइट लाइट, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा ये लगाया प्रिज्म, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर से उनको व्हाइट लाइट देखने को मिला, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट को पूरा लिखना है, तो इसका इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखोगे तब जाके नंबर मिलेंगे, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं। 5 क्वेश्चन आपको मैं बता दिया इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन अभी और करने हैं, हार नहीं मानना है, लगे रहना है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखना, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये रिफ्लेक्शन की लॉज नहीं पूछ रहा है, ये रिफ्रैक्शन का पूछ रहा है। अब देखो बच्चों क्या होता है, मैंने जो 10 साल का अपना पेपर्स का रिसर्च किया उसमें मैंने मैक्सिमम देखा कि यार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एक ही बार क्वेश्चन आया था, एक बार, बाकी के 8 से 9 बार क्वेश्चन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से ही आया हुआ है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, राइट द एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपको पहले तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज जो है, पहला लॉ और दूसरा लॉ, दूसरा क्या है स्नेल लॉ है ना, दोनों पहला क्या है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल और लाई ऑन द सेम प्लेन सेम पॉइंट, ठीक है। इस फिर स्नेल लॉ के बारे में बताना है, डेट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन और इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ मीडियम्स, ठीक है। इस तरीके से चलिए मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ किस तरीके से लिखना है, तो ये रहा इसके क्वेश्चन का आंसर। So the two laws of refractions are the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. दूसरा है the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction at a point in a medium is constant, that is sin I upon sin r is equal to constant and this constant is known as रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे लिख देना। और आगे व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी पूछा था, तो लिख देना इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज नोन एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, C अपॉन V। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको और भी बड़ा कर सकते हो, चाहो तो तुम तो उस्ताद हो, कर लेना, महाभारत लिख देना इस पे, है ना। वैसे ये 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, 3 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अभी मैं थ्योरेटिकल, आप कहोगे सर न्यूमेरिकल नहीं आता है क्या इस चैप्टर से, यार सब्र रखो, आखिरी के जो 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ही है, अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, ठीक है, इस चैप्टर से, तो इसलिए मैं ये प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, देखो जरा, 6 में 2 पार्ट है A एंड B। पहला पार्ट क्या कह रहा है, What is meant by the dispersion of white light? Dispersion of white light का मतलब क्या होता है, लिखो इस पे महाभारत, ठीक है। Draw a diagram to show the dispersion of white light by the glass prism। यार ये तो कोई भी कर लेगा, है ना, देखते ही बन गया होगा इसका आंसर। चलो अगला है इसी में, Explain why the planet do not twinkle but the star twinkles। स्टार ट्विंकल करते हुए दिखता है बट प्लैनेट्स क्यों नहीं दिखते हैं, है ना। चलो बताते हैं इसके पीछे का रीजन, क्या रीजन हो सकता है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर और ये रहा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसका मस्त एक प्रिज्म बना देना, ऐसे व्हाइट लाइट ले जाते हुए और ऐसे बैंड्स दिखा देना, विबग्योर का वो बता देना, ऊपर रेड नीचे वी लिख देना, बस काम खत्म, ठीक है। और भी इसमें महाभारत लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अगला है कि द प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है बट स्टार्स ट्विंकल करते हैं, क्यों। सबसे मेन रीजन, स्टार बहुत ज़्यादा दूरी है, स्टार अर्थ से स्टार की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्लैनेट्स, तो यहाँ पे वही रीजन दोगे। द प्लैनेट आर मच क्लोजर टू द अर्थ। A planet can be considered as a collection of large number of point-sized source of light. So the total variation in the amount of light entering our eyes from all the individual point-sized sources will average out to 0, thereby nullifying the twinkling effect. Twinkling effect हमको इसलिए दिखता नहीं है. On the other hand, star twinkle because star are point-sized source of energy. ठीक है, क्योंकि एक तो दूर होने की वजह से, वो इतना पॉइंट साइज का होने की वजह से एकदम डायरेक्ट आंखों में चुभती है, पॉइंट लाइट देता है. Therefore the continuously changing atmospheric causes, और दूर से जब लाइट कोई आती है, क्योंकि देखो आप खुद ही सोचो क्या होता है कि आप कोई बड़ा लाइट यूज कर रहे हो, तो बड़ा लाइट को किसी कमरे में जला लो तो देखोगे पूरे कमरे को उसकी लाइट, कमरे क्या, आप खेत में चले जाओ, है ना, रात को अंधेरे में खुली जगह में चले जाओ और एक बड़ा सा फोकस लाइट लगा दो, तो आप देखोगे कुछ ही दूरी तक वो फोकस कर रहा होगा, कुछ ही दूरी तक, क्योंकि उसकी लाइट्स क्या होती हैं, फैल जाती है ना. और वहीं कोई छोटा लाइट ले आओ,
कॉन्सेंट्रेट का, लेजर लाइट, तो वो देखोगे कि तो वो भैया वो काफ़ी दूर तक जा रही है, उसके फोकस फैल नहीं रहा है उसके लाइट, बल्कि स्ट्रेट उसकी लाइट जा रही है ना। तो पॉइंट साइज ये समझाना चाह रहा था इस क्वेश्चन में, इस तरीके से ही आपको लिखने हैं। ओके, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड मार्क एंगल ऑफ डेविएशन ऑन इट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे गए हैं, बच्चे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं कि यार क्या है यार, प्रिज्म से एक दो चीज़ पढ़ लेते हैं यार, ये क्या पढ़ना है ना भैया, ठीक है पढ़ना है, ठीक है। वैसे ही जो ये प्रिज्म वाला और ये जो क्वेश्चन है ये दोनों चैप्टर से हैं, लाइट रिफ्लेक्शन और जो हमारा सेकंड चैप्टर है ह्यूमन आई, वो दोनों जोड़कर मैं ये करा रहा हूँ। 15 क्वेश्चन जो हैं वो दोनों चैप्टर से मिलकर ये हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में देना, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया। मैंने जो इसमें क्वेश्चन लिया है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और साथ ही साथ जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से भी मैं क्वेश्चन साथ में लेकर करा रहा हूँ, क्लियर है। तो दोनों चैप्टर को जनरली अलग अलग हैं बट एक ही माना जाता है, सो मिक्स करके करा रहा हूं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको प्रिज्म बना लेना है। प्रिज्म के सारे एंगल्स को, लाइक ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल, तो ये आई, तो ये बताना है, सबको नेमिंग कर देना है। पीई इज इंसिडेंट लाइट, तो ये आपका हो गया इंसिडेंट लाइट, है ना। कैसे बनेगा, चलो मैं बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे एक प्रिज्म बना लेना, है ना, फिर एक इंसिडेंट लाइट डालना और इसको नाम दे देना ए बी, और नीचे लिख देना कि ए बी इज द इंसिडेंट रे, है ना। उसके बाद इसको जाना कहाँ चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, बट ये क्या होता है इधर चला जाता है। इसको दे दो सी पॉइंट, तो बी सी इज द रिफ्रैक्टेड रे, बी सी इज द रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद इसको जाना कहाँ चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, बट ये निकलता कहाँ है, यहाँ कहीं निकलता है ना। तो सी ये हो गया डी पॉइंट, सी डी लाइन आपका इमरजेंट रे, सी डी इज द इमरजेंट रे, है ना। अब ये इधर एक नॉर्मल बना दो, एक नॉर्मल इधर बना दो, तो ये एंगल आई, तो एंगल आई लिख दो एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर जो निकला आपका डेट इज एंगल ई, इमरजेंट रे हैं तो एंगल ई होगा, तो इमरजेंट एंगल। ये एंगल आर होगा, ये एंगल आर हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये जो इमरजेंट लाइट जो बाहर निकली है इसको अगर एक्सटेंड करोगे, तो ये जो एंगल है, ये जो लाइट यहाँ इधर से जो जानी थी इधर गई नहीं, और उसके और ये इमरजेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज डेल, एंगल ऑफ डेविएशन डेल, है ना। ये देखो ये जो लाइट है इसके और इसके बीच का एंगल डेल, है ना। तो इस तरीके से ये प्रिज्म की आपको पूरी बनानी है डिटेल्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पे आ जाओ, मिरर वाला निकाल दो, लेंस पे आ जाओ। 1/2 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दिया गया है, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसका हाफ पार्ट को ब्लैक कलर से या ब्लैक पेपर से उसको ढक दो। विल सच अ लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, क्या वो कंप्लीट, अगर आप उसके सामने कोई कंप्लीट ऑब्जेक्ट रखते हो तो जो इमेज बनेगा क्या वो कंप्लीट बनेगा, अगर मिरर का हाफ पार्ट ढक, लेंस का हाफ पार्ट ढक दे रहे हो तो। सपोर्ट योर आंसर विथ अ रे डायग्राम, रे डायग्राम के साथ अपने वाक्यों को लिखना है। चलिए देखिए क्या होता है। एज वी कैन सी इन द फिगर, पहले तो फिगर बना देना, एक लेंस इस तरीके से ले लेना, ठीक है, और इसका हाफ पार्ट को ढक देना। तो ये लेंस लिया, बंदे ने एक लेंस बनाया, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस। उसने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस का नीचे वाले पार्ट को ब्लैक कलर से ढक दिया, नीचे वाले पार्ट को ब्लैक कलर से ढक दिया, और यहाँ पे रख दिया मैंने अपना ऑब्जेक्ट। तो अब रे डायग्राम क्या है, कैसे बनती है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले जाओ, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है तो ये अब कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो ये मिरर का ये F होता है ना, इधर 2F होता है लाइक दिस, तो ये F फोकस से जाएगा, तो ये गया। दूसरा क्या, ये ऑप्टिकल सेंटर जो होता है, दूसरी लाइट, रे डायग्राम इसका कैसे था, दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो दूसरी लाइट ये भेज दो ऑप्टिकल सेंटर से, है ना। बस दो कम बहुत है, ये चला गया, है ना, ये गया, तो आपका बन गया ये इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है। अब हाफ पार्ट को ढक दिए हो,
कोई हाफ पार्ट को अगर आप ढक भी दोगे, लेंस के हाफ पार्ट को, ऊपर वाला या नीचे वाला किसी भी हाफ पार्ट को ढक दो, आपका इमेज के साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, एज वी कैन सी इन द फिगर गिवन, व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर, इट स्टिल form full image of that object. However, the intensity of image is reduced when the convex lens is covered with the black paper. ठीक है, थोड़ी सी इमेज की इंटेंसिटी भले कम हो जाएगी बट साइज में कोई इफेक्ट नहीं होगा, साइज वहीं से बनेगा। क्योंकि आप देखो ना, हमें कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए दो रेस चाहिए, है ना। एक रेस तो आपका ऊपर से चला ही जा रहा है और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, और जो आपने ढका है वो तो हाफ पार्ट को ढका है, तो लाइट ऑप्टिकल से तो जाएगी ही, तो वो इमेज तो बनना ही है, इमेज बनेगा बट उसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी हाफ पार्ट ढकने से। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से याद करके रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दो टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, एक लेंस पे है, ठीक है, और एक मिरर पे है शायद। यस, दोनों सेम क्वेश्चन है, एक लेंस के लिए कभी पूछ देता है, कभी मिरर के लिए पूछ देता है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। चलो इसमें पहला देखते हैं। अ स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट अ इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल। ठीक है, आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपको एक कैंडल लेना है और उस कैंडल का इमेज दीवार पे आपको बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑफ स्कूल लेबोरेटरी बाय यूजिंग लेंस की हेल्प से। ठीक है, आपको एक लेंस लेना है और आपको एक कैंडल जलाना है। कैंडल जलाने के बाद उस कैंडल की, ये कौन कैंडल ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी इमेज दीवार पे बनाना है। तो आप कौन सा लेंस यूज करोगे कि दीवार पे उसकी इमेज बन जाए। ठीक है, ये करना है। तो विच टाइप ऑफ लेंस शुड ही यूज एंड वाई। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये बतानी है कौन सा लेंस आप यूज करोगे और उसका क्यों यूज करोगे वो लेंस। दूसरा बताना है एट व्हाट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ of the lens should be place the candle flame so that it get magnified or diminished image respectively on the wall। ठीक है, अगला क्या करना है कि फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट, उस लेंस के फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में आप ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ रखोगे, जिसकी वजह से जो इमेज बनेगा दीवार पे वो मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड बनना चाहिए। ठीक है, अगला है ड्रॉ रे, इसी का रे डायग्राम बनाते हुए आपको सारे इंफॉर्मेशन को शो करना है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है इस बच्चों, उसमें कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट वांट टू प्रोजेक्ट अ इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल स्कूल लेबोरेटरी बाय द यूजिंग ऑफ मिरर। तो आपको एक कैंडल दे दिया जलाकर और उस कैंडल का इमेज इस बार आपको दीवार पे, इस बार भी दीवार पे कैंडल का इमेज लाना है, बट इस बार आपको मिरर यूज करके लाना है ना। तो कौन सा पहला है वही कि कौन सा मिरर यूज करोगे और क्यों यूज करोगे, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, है ना। एट वाट, किस डिस्टेंस पे रखोगे जिसकी वजह से जो आपका मिरर है मैग्नीफाइड इमेज दे ऑन द वॉल पे। ठीक है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। ठीक है, रे डायग्राम पूरा बनाते हुए बताना है। और इसका आखिरी पार्ट है कैन ही यूज मिरर टू प्रोजेक्ट अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन द सेम वॉल, है ना। स्टेट हाउ इफ योर आंसर इज यस एंड व्हाई नॉट इफ योर आंसर इज नो। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला जो बच्चों, हम पहला क्वेश्चन जो देख रहे हैं लेंस को लेकर, लेंस वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो सब इसका आंसर है कि हम एक कॉन्वेक्स लेंस शुड बी यूज, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, हम एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? दिस इज बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज। यस गाइज, याद करो, कॉन्वेक्स जो हमारा लेंस होता है वो रियल इमेज, क्योंकि आपको क्या करना है, रियल इमेज ही तो बनाना है। अगर आप ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हो, इमेज इधर बन रहा है, मिरर नहीं है गाइस, हम लेंस पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, लेंस पढ़ रहे हैं। तो लेंस में इधर ऑब्जेक्ट रखे और इधर इमेज बन रहा है, तो ये रियल इमेज है ना। और ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हो और इधर इमेज बन रहा है, तो वो वर्चुअल है ना। तो ये आप लेंस पढ़ रहे हो, मिरर नहीं, ध्यान रखना ये चीज, बातें कंफ्यूज नहीं होना है चीजों में। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे बिकॉज ये रियल इमेज बना रहा है। तो मुझे कैंडल का इमेज की दीवार पे बनाना है, तो जाहिर सी बात है रियल इमेज ही बनेगा,
है ना, ऑन द वॉल एज इट, ये कन्वर्जिंग लेंस हैं वेयर रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली मीट, ठीक है, इसकी जिसकी वजह से हमारा रियल इमेज बनेगा। जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं लाइक दिस एंड दिस, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इस पॉइंट से वो दोनों मीट होकर हमें जो इमेज बनाएंगे वो रियल होगा। सो ये रीज़न है जिसकी वजह से हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं। अगला है इसका है सेकेंड पार्ट, एट अ रियल मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, अगर आपको रियल और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए बनाना है तो व्हेन द कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड बिटवीन f और 2f के बीच में रखना होगा कॉन्वेक्स लेंस से, तभी जाकर आपका बनेगा। ये चीज़ आप पढ़ लेना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पे लेंस में क्या इमेज बनता है, पूरी चार्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो एकदम अच्छे तरीके से पूरे चार्ट को देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको फिर याद नहीं आएगा कि कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, f पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, 2f पे रखेंगे तो 2f पे ही बनेगा, 2f के बाद रखेंगे तो पॉइंट साइज फोकस पे बनेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो हम f डैश और 2f डैश के बीच पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और एक लाइट हम कैसे भेजेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यही रूल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजो। और ये कहाँ से जाएगा, ये फोकस से जाएगा, तो ये आपकी चली गई एक लाइट। दूसरी लाइट डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से, रूल के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे, यही रूल होता है हर लेंस में। तो ये गया यहाँ मिला, तो ये देखो ऑब्जेक्ट की साइज कितनी छोटी थी और इमेज कितना बड़ा बना, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस में आप जितना पास लाते हो इमेज उतना बड़ा बनता है, ठीक है, और रियल और इमेज लाइक दिस, ओके। ज़्यादा पास ले आओगे तो वर्चुअल इमेज भी बन जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सारे जो हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें और कहाँ बने, इसी जरूरी है, देखते रहना। इसी में अगला पार्ट पूछा है, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ईच केस, ठीक है। तो पहला मैग्नीफाइड इमेज के लिए तो हमने बना दिया कि हम मैग्नीफाइड इमेज के लिए f और 2f के बीच में हमने रखा, तो मैग्नीफाइड इमेज हमारा बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे डिमिनिश्ड बनाना है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनाने के लिए गाइज हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को 2f से बाद रखेंगे, इनफाइनाइट में रखेंगे, यानी इनफाइनाइट में नहीं रखेंगे, ठीक है, 2f के बाद रखेंगे, तो ये लाइट कहाँ ये आ जाएगी, यहाँ पे बनेगी। और ये देखो ऑब्जेक्ट और ये इमेज कितना छोटा, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और इमेज कितना छोटा, है ना। तो डिमिनिश्ड इमेज बनाने के लिए हम 2f के बियॉन्ड रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से देख लेना इसको। चलिए इसी में जो अगला क्वेश्चन है हमारा 9th का, मिरर को लेकर था, अगला था मिरर को लेकर। तो मिरर को लेकर क्या था कि मिरर के लिए, तो मिरर में हम कॉनकेव मिरर बच्चों यूज करेंगे, बिकॉज ओनली दिस मिरर विल प्रोड्यूस रियल इमेज। हम जानते हैं कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है जो रियल इमेज बनाता है, बाकी के जो मिरर हैं प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर वो सब वर्चुअल इमेज बनाते हैं, तो हम वो तो यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि कैंडल को अगर मुझे दिखाना है दीवार पे तो सामने रखना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है रियल इमेज ही बनना चाहिए, है ना। ओके, तो इसका डायग्राम लाइक दिस, ये डायग्राम देखो, ठीक है। ये किस लिए बनाया है, ये हम मैग्नीफाइड के लिए, ये जो इमेज हम पहले बना रहे हैं मैग्नीफाइड के लिए बना रहे हैं, ठीक है। मैग्नीफाइड इमेज अगर हम मुझे बनाना है उस कैंडल का, तो कैसे, तो मैंने कैंडल को f और कर्वाचर f या 2f लिख दो, या फिर f और c के बीच में, f एंड c के बीच में आपने अपना ऑब्जेक्ट को रखना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट भेजो, फिर वो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, फोकस से, और ये हो गई। दूसरी लाइट कहाँ से भेजोगे, कर्वाचर से जानी चाहिए, तो कर्वाचर से जाने के लिए आप स्केल सेट करो ऐसा कि उसकी रिफ्लेक्ट लाइन कर्वाचर से जाए, लाइक दिस। तो ये लो, तो ये बन गया आपका, तो मिरर के सामने तो रियल और ये इन्वर्टेड और क्या मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बन गया, है ना। अब आपको डिमिनिश्ड बनाना है, तो डिमिनिश्ड के लिए आप f है, ये c है, c से बाहर रखो। आपको पता है अगर इन्फानाइट में रख दोगे तो फोकस पे बनेगा इमेज, और पॉइंट साइज, मुझे पॉइंट साइज नहीं बनाना है, पॉइंट साइज इमेज और डिमिनिश्ड इमेज में अंतर होता है। डिमिनिश्ड रियल इमेज बनाना है, तो मैंने बियॉन्ड c के पीछे रखा, और हमारा c के पीछे रखा, तो c और f के बीच में हमारा इमेज बना बहुत छोटा सा डिमिनिश्ड रियल इमेज, ठीक है। तो ये फिगर 2 याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ड्रॉ अ रे डायग्राम, सेट कर लें जरा। ओके, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ लेंस बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस।
तो आपको एक कॉन्वेक्स लेंस बनाना है, तो ये रहा आपका एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब आपने जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखना है। तो ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, जस्ट वेट, ये देखिए ये रहा, अब मिरर के सेंटर वाला जो पॉइंट है ये रहा आपका ऑप्टिकल सेंटर, और ये यहाँ पे है आपका F, ये रहा आपका F, है ना, और इधर रहता है एक F डैश और ये 2F डैश, इधर रहता है F और इधर रहता है 2F, है ना, लाइक दिस, ये हो गया। तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे रख दिया अपने ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे रख दिया अपने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ से जो लाइट, पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट भेजो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट भेजा और ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगा फोकस से, ये मैंने भेज दिया फोकस से, चला गया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से मैंने लाइट भेज दिया। तो मैंने देखा ये करने के बाद कि यार ये दोनों लाइट तो डाइवर्ज हो रही है, मतलब ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये तो कभी मिल ही नहीं सकता। तो अब क्या करें, अब इसको जो लाइट ये जो हो गई इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। तो पीछे की ओर जब आप एक्सटेंड करोगे और दोनों को, तो आप देखोगे पीछे वर्चुअल इमेज बनता हुआ दिखेगा। इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, F डैश और 2F डैश के बीच में इमेज बन रहा है। So when the object is placed in the front of convex lens between its optical center and the principal focus, that in between O और F डैश के बीच में, the image formed behind the object, ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज बन रहा है, यानी वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है ना, और इमेज मैग्नीफाइड है, दिख ही रहा है देखकर, है ना। दूसरा यहाँ देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस O से B, ये B पॉइंट पे रखे हो ना, तो ये हो गया U, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U। अब लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ऑब्जेक्ट भी है, इमेज भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन कन्वेंशन क्या होता है, डिस्टेंस का माइनस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया माइनस U, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड में ही बना है, तो इमेज का डिस्टेंस हो गया माइनस V, ठीक है। और फोकस, फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ क्या होता है मिरर का, ये होता है फोकल लेंथ, इस तरफ रहता है, हमेशा RHS की तरफ रहता है, ये प्लस में, क्लियर है, एज सोन इन द एबव डायग्राम। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया, फिगर बनाने के बाद हमने चीजें बता भी दिया कि यहाँ पे बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बन रहा है, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, लाइक दिस सारी चीजें हमने यहाँ पे बता दी, ठीक है। आगे हैं, ये चीज होने के बाद इन द एबव रे डायग्राम मार्क द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस विथ देयर प्रॉपर साइन कन्वेंशन कर दिया हमने, स्टेट हाउ दिस डिस्टेंस आर रिलेटेड टू इट्स फोकल लेंथ इफ द कॉन्वेक्स लेंस इन दिस केस। तो क्या इसके डिस्टेंस का फोकल लेंथ से क्या रिलेशन है, तो क्योंकि हम किसका लेंस पढ़ रहे हैं बच्चे, हम क्या पढ़ रहे हैं, लेंस पढ़ रहे हैं, तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, माइनस में होता है फॉर्मूला, है ना। तो v भी आपका माइनस में है, u भी आपका माइनस में है, तो 1/ फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/v, और ये माइनस माइनस प्लस 1/u। तो इसको कैसे, इसको ट्रांसफर करके उल्टा लिख सकते हैं, लाइक 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v, इसको इधर उधर करके ये रिलेशन होता है। अगला बी वाले पार्ट का हमारा आंसर हो गया, बी वाले पार्ट का, ए का आंसर तो हमने ये बना लिया, बी का आंसर हमारा ये आ गया, ये रिलेशन होगा। आगे पूछ रहा है सी पार्ट में, पावर ऑफ कॉन्वेक्स, इस कॉन्वेक्स लेंस का पावर निकालना है आपको, विच फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ -1, ठीक है। तो अब ये जो सी पार्ट है ये एकदम अलग है, ठीक है, इसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दिया है -1 of an object placed at the distance of 20 सेंटीमीटर from its optical center। ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो ऑप्टिकल सेंटर ये रहता है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ, ऑब्जेक्ट हम इधर ही रखते हैं ना, लेफ्ट में ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेना है आपको, माइनस में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको क्या निकालना है, आपका पावर निकालना है। तो पावर के लिए फॉर्मूला होता है 1/f, तो पावर के लिए आपको निकालना होगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, फोकल लेंथ हम निकालेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, फोकल लेंथ निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा पावर निकल जाएगा, है ना। बट उसके लिए गाइज हमें एक वैल्यू चाहिए था, क्योंकि फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का ओरिजिनल फॉर्मूला, है ना, लेंस का लेंस फार्मूला यही होता है ना। तो हमारे पास u की वैल्यू -20 है
और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे u तो है, हमें फोकल लेंथ निकालना है पावर के लिए, तो v तो नहीं है ना, v कैसे निकालें? तो यार लेंस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? लेंस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v/u, प्लस में v/u होता है। अब m की वैल्यू है -1, v आपका पता नहीं, u की वैल्यू है -20, तो ये माइनस माइनस प्लस v इज इक्वल टू हो गया 20, ये लीजिए आ गया, v की वैल्यू 20, u की वैल्यू -20, बस यहाँ पे पुट कर दो, है ना। तो v की ये पुट कर दो, v की जगह 20, u की जगह आपका 20 पुट कर दो, तो यहाँ से एलसीएम ले लो तो आ जाएगा 20, 1 + 1 2, 1/f आ जाएगा कितना 2/20, तो ये इसको 2 1 जा 2 10 जा आ गया, तो 1/f आ गया 1/10, ठीक है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई, ये 1 ऐसे हैं, 1/f की वैल्यू है 1/10, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको उल्टा 10, तो 10 सेंटीमीटर, वो भी किस में, प्लस में आया है, तो बाकायदा लिखना है कि +10 सेंटीमीटर आया है फोकल लेंथ इस +10 सेंटीमीटर, ठीक है। बट याद करो हमें जो पावर निकालना है, हमें क्या निकालना है, पावर। पावर होता है 1/फोकल लेंथ, और पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, डायोप्टर होती है। और पावर डायोप्टर को क्या बोलते हैं, मीटर का ये होता है ना डायोप्टर, तो हमें मीटर में चाहिए होगा फोकल लेंथ। पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए, तो मीटर में, ये सेंटीमीटर में है क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसे मीटर में चेंज कर लो, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में के लिए कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो सिंपली, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में ये 100 इधर आ जाएगा, तो 1/100 मीटर हो जाएगा, है ना। तो आपको 10 सेंटीमीटर का निकालना है, तो 10/100, क्लियर। तो इससे आ गया फोकल लेंथ 1/10 मीटर। अब पुट कर दो, तो पावर इज इक्वल टू 1/f, तो 1/4 फोकल लेंथ इज 1/10, 10 ऊपर गया तो +10 डायोप्टर, तो पावर कितना आ गया, +10 डायोप्टर, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जा रहा है क्योंकि इसमें 2 चैप्टर कॉम्बाइन हो गया है। कौन कौन सा, एक ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड से भी मैंने कॉम्बाइन करके आपको बता दिया, उसमें से भी प्रिज्म के क्वेश्चन, सनराइज वाले, ब्लू स्काई वाले, ये सब भी क्वेश्चन आ गए उस चैप्टर से। साथ ही साथ इस चैप्टर के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से भी आ गया है ना। इसकी वजह ये इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जा रही है, बट क्या जा रहा है यार, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कहाँ मिलेगा आपको करने को। मैं समझा भी रहा हूँ क्वेश्चन का मतलब कैसे होगा, है ना। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर सामने ही लिखा हुआ है, तो काफ़ी बच्चे मैसेज कर जरूर करेंगे, सर आंसर लिखा हुआ है, आप वैसे सॉल्व करा, ठीक वैसे ही तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना। एक्चुअली क्या है कि टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एक चीज़ें सॉल्व करने बैठ जाऊँगा तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ें सामने लिखा है, आप देख भी सकते हो और आप इसका स्नैप भी ले सकते हो, और मैं जल्दी जल्दी आपको बता भी दूंगा, है ना। इसलिए चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट है ना, किसका हाइट है, ऑब्जेक्ट का। क्वेश्चन पढ़ते ही गिवन लिख लो, क्वेश्चन पढ़ते ही गिवन लिख लो बच्चे। तो ऑब्जेक्ट का हाइट यानी HO की हाइट दे दिया है 4 सेंटीमीटर, लिख लो। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, ऑप्टिकल सेंटर माइनस में आ जाएगा, जाहिर सी बात है ना, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड में कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इधर ही रखोगे ना ऑब्जेक्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड ही हुआ ना ये, तो माइनस में। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ तो भाई प्लस में ही रहेगा इसका, 20 सेंटीमीटर लिख लो चुपचाप गिवन। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म, मार्क ऑप्टिकल सेंटर O एंड द प्रिंसिपल फोकस F ऑन द डायग्राम, ऑल्सो फाइंड द एप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज और एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालना है। 2 नंबर में गाइस ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत आसान है, कैसे करेंगे यार। तो हमारे पास H हाइट इसका है, U है, F है, तो U है और F है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं बच्चे, V निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमें एक रिलेशन पता है, मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। और एक और फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप लेंस पढ़ रहे हो तो लेंस एक और फॉर्मूला होता है V/U। तो अगर आप इन दोनों का देखोगे ध्यान से, तो आपके पास H0 की वैल्यू है, आपके पास U की वैल्यू है, आप V आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास फोकल लेंथ है और U है, तो लेंस फार्मूला से V निकाल लोगे तो हाइट ऑफ इमेज मिल जाएगी आपको,
खत्म काम यार, इतना आसान है ना। तो कैसे, चलिए पहले हम लेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस फार्मूला। फोकस की जगह पे प्लस कर दीजिए, फोकल लेंथ की जगह पे 20, हर जगह जो जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, और ये -30, यू की जगह -30, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, है ना। तो ये 1/v को एक तरफ रखिए, ये इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, है ना। और इससे एलसीएम ले लीजिए 30 और 20 का, तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा कितना, 1/v इज इक्वल टू 1/60। डायरेक्ट सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले कर लोगे तो 1/60, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू, आपको तो v की वैल्यू चाहिए, तो ये ऊपर भेजोगे तो ये 60, तो v की वैल्यू आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर, है ना। अब आपके पास डायरेक्ट HI/HO इज इक्वल टू, ओके मैंने उल्टा बता दिया क्या यहाँ पे, ओके इसको ठीक कर लेना, ओके इसको कर लेना ठीक, ये गलत है, फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू v/u, ठीक है। तो HI की वैल्यू आपको निकालनी है, HO की वैल्यू 4 है तो 4 रख दो ऑब्जेक्ट की इमेज, और U की वैल्यू है -30 तो -30 रख दो, V की वैल्यू अभी निकली 60 रख दो, तो HI निकल गया -8 सेंटीमीटर। नाउ रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू ऑब्जेक्ट निकालना है, तो कैसे रेशियो निकालोगे। अब बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, HI की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, HI की वैल्यू आ गई -8 सेंटीमीटर, तो माइनस में HI की वैल्यू, इमेज की वैल्यू माइनस में आई है, तो इससे ये समझ में आता है कि इमेज हमारा कहाँ बना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है इमेज। इस चीज से हमको ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इनका रेशियो निकालना है। सो हाइट और साइज ऑफ इमेज इज 8 सेंटीमीटर, the minus sign shows that the height is in downward direction, that is image is formed below the axis, then the ratio of size of image to object that is -8/4, ये गलत लिखा है इस तरीके, इमेज का ना -8 इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट का 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, काट दो इसको, इज इक्वल टू -2, दोनों का रेशियो आ गया -2, ठीक है। और आप इस तरीके से बना लो इमेज। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1 इमेज इज फॉरवर्ड बियॉन्ड 2f2 रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ तो आप बना लो रेडी डायग्राम, तो आपको पता चल गया कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ रखा हुआ है तो इमेज आपका उल्टा बनना चाहिए, है ना, इमेज उल्टा बनना चाहिए। तो आप ये फिगर का हेल्प से आसानी से बना सकते हो, ठीक है। फिगर बनाने के लिए बच्चे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज को ध्यान से देखोगे तो देखो u की वैल्यू कितनी, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी दी है, 20। फोकल लेंथ अगर ये 20 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 40 होगी, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 30 माइनस में, तो ऑब्जेक्ट आपका इस 30 है, मतलब ये 20 और 40 के बीच में यहाँ आपकी ऑब्जेक्ट होगी। तो अब डाटा को देखकर, ये जो डाटा दिया हुआ इस डाटा को देखकर आराम से फिगर आपका ड्रॉ हो जाएगा बच्चे, आराम से ड्रॉ हो जाएगा। तो और ये अगर 4 है तो आपकी ऑब्जेक्ट का हाइट तो ये 8 है, तो देखो बड़ा उसका डबल दिख ही रहा है, और नीचे है तो माइनस हाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाटा की हेल्प से फिगर बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। अगर फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है तो कर्वेचर क्या हो जाएगा इसका, डबल, यानी 60 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, 60 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट आपका कर्वेचर पे रखा हुआ है, ठीक है। यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस, ओके। इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, किसका, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, लाइक उसका नेचर क्या होगा, पोजीशन कहाँ होगा, साइज क्या होगा, इरेक्ट होगा या इन्वर्टेड होगा, है ना, ये बताना है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है बच्चों, 5 नंबर में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू -60 हो जाएगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस के, कॉनकेव लेंस कैसा होता है बच्चों, कॉनकेव लेंस ऐसा होता है ना,
तो इधर ही रखेंगे ना ऑब्जेक्ट, तो LHS है ये, तो आपकी माइनस में आएगी, तो माइनस में आ गई u की वैल्यू। फोकल लेंथ कितना है इसका, फोकल लेंथ 30 है, तो फोकल लेंथ इसकी आ गई 30 माइनस में, क्यों, क्योंकि कॉनकेव, ध्यान देखो एक नया चीज, कॉनकेव लेंस बच्चों, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो किस में आता है, नेगेटिव में, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल आती है वो पॉजिटिव होती हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताया हूँ, इनको अच्छी तरीके से नोट कर लो। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है। तो मान लो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपने फोकल लेंथ निकाला और उसकी वैल्यू +20 आ गई, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अगर उसको इस एक्सप्रेशन का फोकल लेंथ +20 आया है तो वो कैसा लेंस है, तो प्लस में आया है, यानी वो कॉन्वेक्स लेंस है। यही माइनस में आता तो पूछ देता कि अगर माइनस में फोकल लेंथ है तो कैसा लेंस है, तो कॉनकेव लेंस है। तो फोकल लेंथ देखकर भी आप बता सकते हो कि लेंस कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज बच्चे एकदम अच्छी तरीके से कान में भर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व कराने टाइम। थ्योरेटिकल टाइम में ये सब चीजें नहीं आती, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तभी आता है समझ में, ठीक है। तो चलिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। 1/v पता नहीं है मेरे को, -1/u है -60, ठीक है। फोकल लेंथ है 1/-30 = 1/v -+ 1/60। तो 1/v इधर चला जाएगा 60, तो ये क्या हो जाएगा -1/30 - 1/60। एलसीएम ले लो यार, 60 आएगा, तो ये आ जाएगा -2 - 1 -3/60 विच इज इक्वल टू -1/20। देयरफॉर v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, v की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल जाएगी बच्चे -20, v की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि 1/v की वैल्यू -1/20 है, तो v की वैल्यू इसका अपोजिट -20। तो ये लीजिए आपका v का वैल्यू निकल गया, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रहा है, माइनस में बन रहा है, यानी इमेज भी इधर ही बन रहा है। जो आपका कॉनकेव लेंस है, ऑब्जेक्ट भी इधर रखा हुआ है और इमेज भी इधर ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में है। ये चीज़ हो गया, तो ये हो गया। अब अगला है मैग्निफिकेशन, निकाल लो जल्दी से। मैग्निफिकेशन से पता चलेगा इमेज छोटा बना है कि बड़ा बना है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेंस का मैग्निफिकेशन v/u, v की वैल्यू है -20, u की वैल्यू है -60, तो इसको कट करोगे तो आ जाएगा 0.33। अगर मैग्निफिकेशन बच्चे 1 से कम आया है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम आया है तो इमेज क्या है, स्मॉल है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा आया है, इमेज क्या है, लार्ज है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट, देखो क्वेश्चन करने टाइम ही चीज़ें निकल के आती हैं, है ना। मिल गया ये, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो सेम साइज है, ठीक है। देखो इतनी अच्छी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताया इस क्वेश्चन में, तो ये सब चीज़ें याद रखना है आपको, ओके। तो अगर ऐसा है तो आप क्या कंक्लूजन निकाल के लिख सकते हो, पहली चीज़ तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज वर्चुअल होगा, जाहिर सी बात, इरेक्ट, स्मॉल इन साइज। इसका हमारा जो मैग्निफिकेशन आया उसके हम बता सकते हैं साइज स्मॉल है। इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन f1 और o के बीच में बनेगा। ये कैसे पता चलेगा कहाँ बनेगा इमेज हमारा, है ना। तो ये हमें डाटा से पता चलेगा। हमारा डाटा क्या क्या है बच्चों, डाटा देखो, डाटा को देखकर समझ में आ जाएगा डाटा क्या क्या है हमारा। ये देखो, अगर मैं ये बनाऊँ, एक मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाऊँ, तो फोकल लेंथ -30 है, तो ये हो गया हमारा फोकल लेंथ, ठीक है। ये होता है हमारा 2f। अगर ये -30 है तो ये कितना हो जाएगा, -60। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट रख रहा है 2f पे। इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज की वैल्यू v कितनी आई, 20 पे आई, मतलब इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ कहीं बन रहा है ना, 30 इधर कहीं बन रहा है ना। तो बस क्लियर हो गया आपका, इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ है और इमेज यहाँ बन रहा है ना। तो पोजीशंस क्लियर हो गई। अब आप इसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अच्छे से बना लो। ये रहा, विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स रे डायग्राम कॉन्वेक्स लेंस का बना लो। क्लियर है, बस खत्म काम। बस बच्चों 2 क्वेश्चन और बचा रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम पहुंच ही गए हैं, 2 क्वेश्चन और बचा रह जाएगा। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं एग्जाम्स में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जाहिर सी बात है रहता ही है, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ओके,
कॉनकेव, लेंस कौन सा है, कॉनकेव है। इट्स फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है बच्चे, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। अभी हमने पुराना क्वेश्चन लगाया, ये भी क्वेश्चन देखो किसका था, ये भी कॉनकेव लेंस का था क्वेश्चन, है ना, कॉनकेव लेंस का क्वेश्चन था, तो F माइनस में, है ना, तो कॉनकेव लेंस का, क्योंकि ये लेंस कॉनकेव है तो फोकल लेंथ हमें माइनस में रखना होगा। ओके, भूलना मत ये सब कॉन्सेप्ट। इतना, यूज लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज इफ अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव जो लेंस है, ऑब्जेक्ट इधर ही रखा है तो माइनस में ये भी हो जाएगा, है ना। तो पहले तो क्या करो, हमको क्या, सेम क्वेश्चन ना, पिछला वाला क्वेश्चन वैसा ही तो है, F है U है, तो हम मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डेट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, f की वैल्यू 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की वैल्यू है -20, तो ये आ गया 1/v प्लस 1/20, ये इधर आ जाएगा तो 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/-1/10, और ये आ जाएगा इधर तो -1/20, एलसीएम ले लो 20, ये आ गया -2 - 1 इज इक्वल टू -3/20, है ना, -3/20 आया, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा -20/3 उल्टा, तो इसको डिवाइड कर लो तो आ जाएगा -6.67 सेंटीमीटर। ये आ गया आपकी v की वैल्यू, ये आ गई आपकी v की वैल्यू बच्चे, ठीक है, ये आ गई आपकी v की वैल्यू। चलो, तो हम ये हो गया दूसरा, ये तो ऑब्जेक्ट का हमें पोजीशन पता चल गया, इमेज का पोजीशन पता चल गया v से इमेज का पोजीशन। अब हम मैग्नीफिकेशन निकाल कर देख लेते हैं कि उसकी छोटी बनेगी इमेज या बड़ी बनेगी। तो मैग्नीफिकेशन लेंस का क्या होता है v/u, v की वैल्यू -6.67 है ना, और u की वैल्यू कितनी है -20, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगा 0.67, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटा है तो आपकी स्मॉल बनेगा, इमेज जो है स्मॉल साइज की इमेज बनेगी, ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया। अब इसमें और क्या, हाइट ऑफ इमेज पूछा था क्या क्वेश्चन में, देखो जरा, यूज द लेंस फार्मूला, पोजीशन साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज हो गया, लेंस से आगे नेचर ऑफ इमेज इफ द ओके, तो मैग्नीफिकेशन से समझ में आ गया कि छोटा है, कितना छोटा है, कितना छोटा है कैसे निकलेगा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, तो मैग्नीफिकेशन दिया है 0.67, पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ कर सकते थे बट जरूरी नहीं है, HI हाइट ऑफ इमेज हमको पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से HI की वैल्यू आ गई 5 × 0.67, है ना, 0.67, तो यहाँ से आपकी हाइट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हाइट की वैल्यू, ओके, तो हाइट आ जाएगा 3.35, तो पुराना वाला हाइट कितना है 5 है, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितना है 5 है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 है, इमेज की हाइट 3 है, तो ये वैसे ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज नहीं पूछा है, बस बताया है कि क्या साइज क्या है, स्मॉल या लार्ज, तो वो तो हम डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन निकाल कर ही हम समझ सकते हैं कि स्मॉल है कि लार्ज है ना, इस तरीके से, तो वो करने की जरूरत नहीं है, बस अब लिख दो कैसा बनेगा। तो पहली चीज़ तो डिमिनिश्ड, क्योंकि स्मॉल इमेज है तो डिमिनिश्ड हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस है तो वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, है ना, वर्चुअल, और हाइट भी पॉजिटिव में आया है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये HI की वैल्यू निकालने से बच्चा क्या समझ में आएगा आपको, HI की वैल्यू जो हमने ये निकाला है आप कर लेना, जरूर करना ये चीज़, ठीक है, इससे करने से क्या होगा आपको ये पता चल जाएगा कि अगर ये प्लस में आया है, हाइट प्लस में आया है, तो मतलब इमेज आपका वर्चुअल और इधर इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट लाइक दिस, ओके, तो हो गया। इसका रे डायग्राम तो बोला नहीं है बनाने के लिए, नहीं तो आप तो डाटा देखकर रे डायग्राम भी बनाना बता ही दिया हूँ, आप आराम से बना लोगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे तो हमने किया ही नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन है गाइज, डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है पहले बताइए, ये तो अपन कुछ देर पहले ही भी देखे थे। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इतना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या होता है अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इतना है तो क्या मतलब होता है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया ABCD आर गिवन बिलो, एक मीडियम है ABCD, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी दे रखा गया है। इन विच ऑफ द 4 मीडिया इज द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम
एंड मैक्सिमम। कौन से मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और कम होगी। ऑल्सो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, NCB की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो कैसे ये सब चीज़ें आपको निकालनी है इसमें। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू। सबसे पहले तो अपन निकालेंगे कि कौन से मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी और कौन में मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे कि व्हेन अ लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू वैक्यूम, जब भी लाइट हमारी वैक्यूम से इसी मीडियम में जाती है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को ही हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द मीडियम कहते हैं। नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज अगर 2.42 है, देन इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड में लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी 1/2.42 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, ठीक है, याद रखना ये चीज। सो एज द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस इंक्रीजेस स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन द मीडियम। यही समझ में आया ना। इस लाइन से क्या समझ में आया, इस लाइन से तो मेरे को यही समझ में आया कि अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का इतना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1 कम हो जा रहा है टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी, है ना। तो अब जो फिगर में दिया था, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डी जो है इज मैक्सिमम। क्यों? कि सो द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम डी इज मिनिमम। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डी की वो ज़्यादा है, 1.65 है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट ही होगी मिनिमम। और ए की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 है, कम है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। चलो अब हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ क्या है सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मीडियम सी और बी के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, पहले देखो जो हमारा बी मीडियम है उसका निकाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी निकाल लेते हैं, क्योंकि सी और बी का रिलेशन पूछा है ना, तो हम पहले सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का निकाल लेते हैं। दिया है 1 इतना इतना, है ना, इन दोनों का एक बार इनका फॉर्मूला यूज करके हम लिख लेते हैं और उन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा NCB, है ना, डायरेक्ट मिल जाएगा। तो देखो कैसे मिलता है, देखते जाओ कैसे होगा। तो सबसे पहले हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी क्या हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बी का निकाल रहे हैं तो मीडियम बी का देखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी का दिया है वैल्यू क्वेश्चन में 1.44। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज V एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B इज VB, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B में आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम V अपॉन 1.44। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम C। तो C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया है 1.52 V अपॉन VC। यहाँ से आपको मिल गया VC की वैल्यू, डेट इज V अपॉन 1.52। अब आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू B, है ना, C विथ रिस्पेक्ट टू B। तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू V, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम C, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें वैक्यूम और मीडियम का नहीं निकालना, इसमें दो मीडियम का निकालना है। तो स्पीड ऑफ लाइट C का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू B, तो B को ऊपर रखना है, B के मीडियम को, और B के मीडियम के लाइट स्पीड ऑफ लाइट को ऊपर रखना है और C के मीडियम स्पीड ऑफ लाइट को नीचे रखना है ना, इस तरीके से। तो VB की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, इतनी आई थी, तो लिख दूं V अपॉन 1.44, और VC की वैल्यू कितनी आई थी, इतनी आई थी, डेट इज V अपॉन 1.52। तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा V अपॉन 1.44 इंटू ऊपर चला जाएगा तो 1.52 अपॉन V से V कट गया, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो यहाँ से आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C विथ रिस्पेक्ट टू B आ जाएगा 1.06, ठीक है, सॉल्व। तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चंस आपको आएंगे और करने हैं। चलिए चलो बच्चों, अब आखिरी क्वेश्चन, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, बट गाइज इतने क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लिए ना अच्छे से, ट्रस्ट में इस चैप्टर से वैसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आपका ये दो चैप्टर आपका क्लियर हो गया। ये पूरा वीडियो देखने के बाद 2 चैप्टर क्लियर हो गया आपका, कलरफुल वर्ल्ड और हमारा लाइट वाला चैप्टर।
दोनों चैप्टर इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैंने बताया, मैंने रिसर्च करके आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्लियर है। सो चलिए आखिरी क्वेश्चन निपटाई लेते हैं इसी बहाने। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। ओके, इमेज का डिस्टेंस है ना, और भैया इमेज का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का नहीं है। इमेज का पहले ही बता दिया, ऑब्जेक्ट रखे नहीं, इमेज पहले ही बन गया है ना, तो वो वाला इमेज का डिस्टेंस है। ओके, फ्रॉम स्पेरिकल लेंस। ओहो, लेंस का नाम नहीं बताया है, सिर्फ लिख दिया है स्पेरिकल लेंस इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम द लेंस। ओके, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ है 72, इमेज का है 36। अब क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सा लेंस है, इसलिए मैं प्लस माइनस कुछ नहीं ले रहा, ठीक है। अभी रुक जाओ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। ओके, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ इफ द हाइट ऑफ फ्लेम इज इतना। ओके, तो अगर आपका ये कैंडल है, कैंडल के ऊपर जो फ्लेम है बच्चों, उस फ्लेम की भी हाइट दे दिया है। कितनी दे दिया? हाइट ऑफ फ्लेम इज 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ फ्लेम इज इतना देन फाइंड द इमेज। ये बताना है आपको, कैसे करोगे, ठीक है। क्योंकि एक स्पेरिकल लेंस है बच्चों, मान लेते हैं स्पेरिकल लेंस है, तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखेंगे ना, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रहता है। इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्पेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट 72 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओह, मैंने मिस्टेक कर दिया। जी हाँ, मैंने कर दिया मिस्टेक। क्या मैंने मिस्टेक कर दिया भाई? मिस्टेक मैंने ये किया बच्चों, U पहले आता है तो पहले ऑब्जेक्ट, V बाद में आता है, तो 72 इमेज का है ना, तो ये तो V है ना, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेस्ड एट कितना रख रहा है आपका U के डिस्टेंस 36, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज 72 दिया हुआ है। यहां से बच्चों हमारा क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस क्या है? इमेज का डिस्टेंस कितना है? 72 सेंटीमीटर। तो इमेज को प्लस में हमने लिया। क्यों लिया? बिकॉज पॉजिटिव साइन इज ड्यू टू द इमेज बीइंग फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा जो इमेज है वो रियल है। रियल इमेज है तो v की वैल्यू हो जाएगी सीधे के सीधे पॉजिटिव। एक नया चीज मिला सीखने को, अगर इमेज रियल है तो v की वैल्यू पॉजिटिव ले लेना लेंस के केस में, ठीक है। और डिस्टेंस अपोजिट इसका माइनस, अपोजिट रखा होगा तभी तो इमेज सामने बनेगा ना, लाइक दिस माइनस में, ये हो गया। तो फोकल लेंथ, लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u है ना, तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/v डेट इज 72 माइनस 1/u डेट इज माइनस 36, तो ये जाएगा 1/72 माइनस माइनस प्लस 1/36, तो f की वैल्यू आ जाएगी 1/f की वैल्यू, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कटिंग पिटिंग का एलसीएम लोगे तो 72 यहाँ आ गया 1 प्लस 36 2 जा, तो ये आ गया 3/72, इनको कट पिट करो तो आ गया 1/24, तो फोकल लेंथ की वैल्यू इसकी उल्टी दैट इज 24 है ना, तो 24 सेंटीमीटर फोकल लेंथ प्लस में आया है। फोकल लेंथ आपका प्लस में आया है, इसका मतलब आपका लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर हो गया बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ से तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गया, एक काम तो कि लेंस आपका कॉन्वेक्स है। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस में v/u होता है। v की वैल्यू 72, u की वैल्यू -36 है ना, तो यहाँ से निकालोगे तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 36 2 जा -2 आ जाएगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू -2 यानी मैग्निफिकेशन क्या है? 1 से कम है, तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज बनेगा स्मॉल इमेज बनेगा, ठीक है। ओके, तो आप देख लो, खुद ही देख लो, आप निकाल भी सकते हो, इमेज की हाइट भी निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको? हाइट निकालना है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। और इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है -2 है ना, तो यहाँ से -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है? h1 की वैल्यू 2.5, क्लियर है। और ये हो गया आपका -2 हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, इमेज है 2.5, ठीक है। इट्स नॉट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, h1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो 2.5 नीचे होगा
और इसका तो पता नहीं, h1 निकालना है, तो यहाँ पे h1 पुट करो, h1 पुट करो, तो h1 की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 2.5, तो h1 की वैल्यू आ गई -5। ओके, तो ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2.5 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट आई -5 सेंटीमीटर, यानी माइनस में आया है, यानी इमेज आपका उल्टा है, इमेज आपका माइनस में आया है यानी उल्टा है। ठीक है, इमेज आपका माइनस में आया है यानी उल्टा है, और इमेज बड़ा भी है, पहले 2.5 था अब 5 है। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे एक चीज़ और मिस्टेक हो गया बच्चों मेरे से, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया कि मैंने आपको जो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू -2 है, ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन के केस में ना हम प्लस माइनस का नहीं देखेंगे लोचा, ठीक है, मैग्नीफिकेशन का जो हमारा आया है प्लस माइनस का नहीं देखेंगे, बस हम देखेंगे क्या ये 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 2 है, माइनस साइन बताता है आपका जो उल्टा इमेज है कि सीधा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि अभी आपने सॉल्व करके देखा कि माइनस में आया, मतलब इमेज आपका उल्टा है और बड़ा भी दिख रहा है, तो मैग्नीफिकेशन बस आप देखो 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है। बाकी मैग्नीफिकेशन का प्लस माइनस को बिल्कुल नहीं देखना है, क्लियर है, बाकी जो कॉन्सेप्ट पुराना है उसी को लेकर चलना है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो फाइनली बच्चों खत्म हो गया हमारा, तो काफ़ी टाइम लग गया, 1 घंटा 20 मिनट 24 मिनट के आसपास हो गया। ये चैप्टर भी लेंथी था, क्या करते हैं 2 चैप्टर को लेकर कर रहे हैं, ठीक है, बट हमने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराया ना, इस क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो